अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, हम लोगों ने कल पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ कि 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग के: एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम एक्सपेंस और इक्विटी। फिर हमने सीखा था व्हाट गोज़ वेयर। व्हाट गोज़ वेयर का मतलब होता है कि भाई इनकम और एक्सपेंसेस जब भी आएंगे कहाँ जाएंगे। तो सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे या इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। फिर हम लोगों ने समझा कि जो इक्विटी है वो कहाँ जाती है, तो हमने कहा जी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाती है। फिर एडजस्टमेंट्स भी उधर ही जाती हैं इक्विटी को लेके। और फिर एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं। फिर हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि किसका क्या बैलेंस है। एसेट और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंसेस होंगे ट्रायल बैलेंस में, टी अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और इसी तरह जो बाकी 3 एलिमेंट्स हैं इक्विटी, लायबिलिटीज़ और इनकम, उनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। हमने कहा था सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि बनाएंगे तो तीनों चीज़ें इकट्ठी: इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बैलेंस शीट, बनाएंगे तीनों इकट्ठी। लेकिन पहले इनकम स्टेटमेंट फाइनल करेंगे, उसमें इनकम और एक्सपेंसेस का प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। वो प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे किधर? चेंजेस इन इक्विटी में। और जब चेंजेस इन इक्विटी में कैपिटल में जाके ये ऐड या लेस होगा, प्रॉफिट ऐड होगा, लॉस लेस होगा, को फर्दर कैपिटल इंजेक्ट किया वो ऐड होगा। ड्राइंग्स या डिविडेंड्स क्या होंगे? माइनस होंगे, क्योंकि वो ऑनर को पैसा वापस कर रहे होते हैं तो उसका कैपिटल कम हो रहा होता है। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस या एडजस्टेड इक्विटी आ जाती है। वो एडजस्टेड इक्विटी फिर हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सीक्वेंस है। ऐसे ही था जी कुछ, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है हमें। अब हम क्या करें, हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे इसी टॉपिक को। मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इतनी जितनी मुझे एक बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होगी वो मैं आप लोगों को समझाता जाऊँगा। और इतनी जो मुझे आगे चल के भी चाहिए होगी। ये ना समझना कि बिल्कुल हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आगे चल के एक टॉपिक आना है NPOs का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। उसकी आपने इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, उसकी आपने बैलेंस शीट भी बनानी है, और उसकी मिलती जुलती स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स कहते हैं, वो भी बनाना है। तो फिर ये वाली चीज़ें उधर जाके बहुत ज़्यादा आती हैं। तो वहाँ पे बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है, और उस स्टेज पे जब हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक्स पे हम होते हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि यार छोटी छोटी बातों पे आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। तो ये वो वाली बातें हैं जो मैं आप लोगों को अभी कराऊँगा। कंसर्न हमारा कुछ इस तरह का ही होगा कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ते जाएंगे इन अकाउंट्स को और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बढ़ाते जाएंगे। ये बात क्लियर है? और स्पेसिफिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बहुत जल्द शुरू भी कर देंगे, और वो हमारा प्रॉपर टॉपिक है। इट विल टेक अ वीक, लेकिन उसमें फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो अभी आज मैं क्या सिखाने लगा हूँ ज़रा देखना है। अगेन हम बेसिक्स पे हैं, इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ज़रा थोड़ी और अच्छी सेंस डेवलप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डन जी? ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी भी इन्हीं बेसिक एलिमेंट्स पे रहूँगा और ज़रा बात को समझते हैं कि यार होगा क्या। डन है? स्टार्ट करें? मुझे बताएं कि कितनी स्टेटमेंट्स हैं हमारी अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली कितनी है? 5। लेकिन मेरा जो कंसर्न अभी तक चल रहा है वो किस किस के साथ चल रहा है? इनकम स्टेटमेंट के साथ चल रहा है। ठीक हो गया? और किसके साथ चल रहा है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के साथ चल रहा है। ऐसा ही है? और किसके साथ चल रहा है? अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्लीज़ अब ज़रा बात समझनी है, ठीक है? मैं ना इसका वही फॉर्मेट अभी तक रखूँगा जो अभी हमने पढ़ा है। ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मेट है, इसको मैं अभी नहीं ओपन करूँगा क्योंकि ये मेरा टॉपिक है जो मैं बहुत जल्द पढ़ाना शुरू कर दूँगा। डन? इसका मतलब है यहाँ पे मैं ज़्यादा पंगे नहीं लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट आपको पूरी आती हो। ये बात क्लियर है? और बैलेंस शीट भी आपको पूरी आती हो। कंसर्न समझ लग गया आप लोगों को? सर ये क्यों नहीं चाहते आप? ये इसको तसल्ली से पढ़ना है, हमने पूरा एक वीक लगा देना हमने इसके ऊपर। डन? समझ लगी क्या कर रहे हैं हम लोग? अब आ जाओ यार बच्चों, इनकम स्टेटमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट बनाए। गुड। मुझे बताएं कि इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? इनकम और एक्सपेंसेस। ये बात क्लियर है? लेकिन कौन से इनकम और कौन से एक्सपेंसेस, अब हम लोगों ने समझना है। ये अब हम लोगों ने समझना है। करें स्टार्ट? गुड। तो चलें जी, अब ज़रा प्रॉपर फॉर्मेट पढ़ते हैं। ये फॉर्मेट ऑब्वियसली आप बनाएंगे। चेंजेस इन इक्विटी में मैं ज़्यादा पंगा नहीं लूँगा, मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब ज़रा आ जाएं इनकम स्टेटमेंट पे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले यार फॉर्मेट बनाना है आप लोगों ने साथ साथ। सबसे पहले ना आप जो भी बिजनेस कंपनी नेम होगा ना आप वो लिखेंगे। तो बिजनेस नेम, कंपनी नेम वो लिखेंगे आप।
फिर आप लोग क्या लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्या लिखेंगे, या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और फिर होगा फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड, ये लें सर, फॉर द ईयर एंडेड। अब जो भी ईयर एंड हुआ करेगा 31 दिसंबर, 30 जून, जो भी ईयर एंड होगा, 30 सितंबर, जो भी ईयर एंड होगा वो यहाँ पे आ जाया करेगा। यहाँ तक सारे साथ हैं। फिर हमें कहा जाता है कि यार जिस करेंसी में भी आप फाइनेंशियल्स बना रहे हैं वो करेंसी लिखें। हमारी करेंसी पाक रुपीज़ है तो हम लोग यूजली RS लिखते हैं। यहाँ तक साथ हैं। फिर उन्होंने हमें कहा जी डिनोमिनेशन भी लिखें कि आप थाउजेंड्स में चल रहे हैं, मिलियंस में चल रहे हैं, या स्ट्रेट वैल्यू है, कोई आपने राउंडिंग ऑफ यूज़ नहीं की हुई, वो कहते हैं यहाँ पे लिखें। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम प्रेजेंट किया करेंगे किसी भी क्वेश्चन को तो करेंसी का ख्याल रखा करेंगे, कौन सी करेंसी है, और ऑब्वियसली ये पाक रुपीज़ ही होगी, और साथ में डिनोमिनेट भी किया करेंगे कि मिलियंस में चल रहे हैं, थाउजेंड्स में। ये बात समझ लगी। अब मैं से रुपीज़ में ही बात कर रहा हूँ, तो अब सबसे पहले मेरे बच्चों कौन सी इनकम आती है, उस इनकम का नाम है रेवेन्यू। क्या नाम है, ज़रा जल्दी से बताएं। रेवेन्यू। रेवेन्यू के और क्या नाम है, इन्हें सेल्स भी कहा जाता है और इन्हें टर्नओवर भी कहा जाता है। बिजनेस का जो मेन बिजनेस है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, जिस काम में आप हो, वहाँ से जो भी आप इनकम कमाओगे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू, सेल्स या टर्नओवर। सर क्या मतलब सर, एग्जांपल्स दें। सर पहली एग्जांपल, ठीक है, एक रिटेल शॉपकीपर है, एक किराने वाला है, वो क्या करता है, वो चीज़ें ख़रीदता है, अपने पास रख लेता है, कस्टमर आता है उनको क्या करता रहता है, बेचता रहता है। उसका काम ही ये है कि वो चीज़ों को बेचे। तो जितनी चीज़ें बेचता जा रहा है वो सारा का सारा रेवेन्यू है उसका। क्या ये बात क्लियर है? ये कॉलेज है, इस कॉलेज का मेन काम क्या है, ट्यूशन सर्विसेज लोगों को दे के ट्यूशन फ़ी लेना। तो जितनी ट्यूशन फ़ी है ना इस कॉलेज के लिए, वो सारी की सारी इनके मेन बिजनेस से है, इनका मेन काम ही ये है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। ये बात क्लियर है? कल को आप ऑडिट फर्म्स में बनाएंगे, आप लोगों में से कुछ लोग अपनी ऑडिट फर्म्स बनाएंगे इंशाल्लाह, तो ऑडिट फर्म जो है वहाँ पे आपका काम है लोगों को ऑडिट सर्विसेज दे के या इस तरह की साथ वाली कुछ और सर्विसेज दे के लोगों से पैसे कमाना। तो इसका मतलब है जितनी भी ऑडिट फ़ी होगी वो उनका क्या बनेगा, रेवेन्यू बनेगा। सर्विस, बाटा, स्टाइलो, इनका काम क्या है, जूते बेच के पहले बनाते हैं जूते या किसी से बनवाते हैं और बेचते हैं। तो जूते बेचने से जो आपको इनकम आ रही है वो क्या है, रेवेन्यू। तो आपकी जो मेन बिजनेस है, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, उससे जो भी आएगा वो आप उसे क्या नाम दे देंगे, रेवेन्यू। यहाँ तक हम साथ हैं? क्या नाम दे देंगे आप लोग, रेवेन्यू। तो आपने इसको नाम दे दिया जी रेवेन्यू का। यहाँ तक हम साथ हैं? आगे बढ़ें। तो सबसे पहली इनकम कौन सी आई है, रेवेन्यू। अब एक बड़ी कॉमन बात है कि आप लोगों ने ना अभी तक इस बात का ख्याल नहीं रखा होगा कि इसका क्रेडिट बैलेंस है। अब मैं कह रहा हूँ कि किसी भी इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, तो ये बात माइंड में रखना है कि इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ तक हम साथ हैं? गुड। उसके बाद यार बच्चों हम लेस करते हैं एक्सपेंस, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीज़ आपने बेची है उसकी कॉस्ट क्या थी। सर आप दो ही काम कर सकते हैं आप, या तो आप लोगों ने क्या की है, परचेज़ की, बेच दी, परचेज़ की, बेच दी, फिर यहाँ पे परचेज़ कॉस्ट आ जाएगी। और कौन सी कॉस्ट आएगी, वो चीज़ें जो ऊपर बिकी हैं उनकी कॉस्ट। क्या मतलब है सर, मैं भी एलेबोरेट करता हूँ। दूसरा, अगर आप खुद बना के बेच रहे हैं, जैसे बाटा है, ये खुद जूते बनाता है फिर बेचता है, तो फिर उसको बनाने की जो कॉस्ट थी, जितनी भी गुड्स आपने, जितने भी जूते आपने बेचे हैं उनको बनाने की क्या कॉस्ट आई थी, इधर आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेची हैं वो यहाँ पे जो जितने की बिकी हैं, और उनको बनाने में, उनको ख़रीदने में कितनी कॉस्ट आई थी, इधर है। वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या रिटेल बिजनेसेस है। यहाँ तक हम साथ हैं? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगी कैसे, अब ये एक छोटा सा पंगा है। तो इसको हम कैलकुलेट कुछ इस तरह करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कि साल के शुरू में जितनी भी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती है ना, वो हम ले लेते हैं सारी। क्या ले लेते हैं, ज़रा जल्दी से बताएं। ओपनिंग इन्वेंट्री लेने का पर्पस क्या है, ले दिए, इसको इनर कॉलम कहते हैं हम। ये डेबिट क्रेडिट कॉलम्स नहीं है। ये है कि अगर कोई दो चार चीज़ें इकट्ठी करके
मैंने एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं उसका एक इनर कॉलम बना रहा हूँ। ये बात क्लियर है? अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री को और क्या बोलते हैं? स्टॉक या गुड्स, तो ये आप ले लेंगे। सर ये क्यों ली है सर? सर ये वो इन्वेंट्री है जो पिछले साल से ही हमारे पास पड़ी हुई थी, इसको हम कहते हैं ये अवेलेबल है, मैं जब दिल करे इसको बेच दूँ। तो जब मेरे पास कस्टमर आ रहा होगा तो मैं कौन सी चीज़ें बेच रहा हूँ उन लोगों को? ये जो इन्वेंट्री साल के शुरू में पड़ी हुई है। क्या ये बात क्लियर है? ओपनिंग इन्वेंट्री आप लेंगे, ये वो गुड्स हैं जो अवेलेबल थी मेरे पास बेचने के लिए। फिर मैंने और भी ख़रीदी होंगी, तो जितनी मैंने ख़रीदी हैं वो मैं सारी की सारी इधर क्या कर लूँगा? ऐड कर लूँगा। क्या करने वाला हूँ मैं? सारी की सारी ऐड करने वाला हूँ। यहाँ तक हम साथ हैं? परचेजेस, जितनी परचेज आपने की हैं वो सारी की सारी इधर आ जाएंगी। ये लें जी, पूरे साल में जितनी परचेजेस की हैं। सर अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना, तो ये वो गुड्स हैं जो अवेलेबल हैं फॉर सेल, यानी आप बेचने के लिए आप ये तैयार बैठे हुए हैं। सर मज़ा नहीं आ रहा सर, सर ज़रा सा दोबारा समझाएं। यूनिट्स में बात कर रहा हूँ, फिर रुपीज़ में जाएंगे। सर 2 यूनिट्स मेरे पास साल के शुरू में पड़ी हुई हैं, इस साल मैंने 10 यूनिट्स और ख़रीदी हैं। मुझे बताओ अगर मैं मैक्सिमम भी बेच पाऊँ तो कितनी बेच सकता हूँ? 12 से ज़्यादा तो है ही नहीं। अवेलेबल फॉर सेल कितनी है? 12। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से कितना आया? 2 यूनिट्स का। इस साल कितनी खरीदी है? 10। अब मेरे भाई मेरे पास है ही कितनी इस पूरे साल में? मैं मैक्सिमम कितनी बेच सकता हूँ? 12। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? इसको क्या बोलते हैं? सम टाइम्स क्या बोलते हैं? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जो गुड्स अवेलेबल थी मेरे पास सेल के लिए, क्या बोलते हैं? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर लिख क्यों नहीं रहे? इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा। यहाँ तक हम साथ हैं? बोलूँ दोबारा? ये ओके? ओके, दोबारा से। अब ये 2 यूनिट्स लिखी हैं। अब मैंने क्या करना है, अगर एक यूनिट 10 रुपये की थी तो फिर मेरा भाइयों यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 20 रुपये की। और इसको भी 10 रुपये से मल्टीप्लाई करूंगा तो परचेजेस कितने आ जाएंगी? 100 रुपीज़ की। तो इसका मतलब 120 रुपये की चीज़ें मेरे पास हैं जो मैं बेच सकता हूँ। सर मैंने कितनी बेची हैं? ये ऊपर लिखा होगा। अब सपोज करें कि मैंने बेची हैं 9 यूनिट्स, को बताएगा कितनी यूनिट्स अब आपके पास अभी भी पड़ी हुई हैं? बोलो। 3 यूनिट्स अभी भी पड़ी हुई हैं। अब मेरे बात पे वो ज़रा और करना है। कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि जितनी यूनिट्स की सेल्स हैं ऊपर, उतने ही यूनिट्स की क्या होनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने रेवेन्यू कितने यूनिट्स का लिखा है यहाँ पे मेरी एग्जांपल में? 9 यूनिट्स का। तो आप लोगों को कॉस्ट ऑफ सेल भी कितने यूनिट्स की लिखनी है? 9 यूनिट्स की। मैचिंग क्या कहलाता है कि जो वो रेवेन्यू जो आपने ऊपर बुक किया हो, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो कॉस्ट खर्च की है सिर्फ वही आएगी, इधर उधर से नहीं आनी कोई कॉस्ट। तो मेरे भाई कितनी यूनिट्स की कॉस्ट आनी चाहिए? जब रेवेन्यू 9 यूनिट्स का है तो कॉस्ट भी कितने यूनिट्स की आनी चाहिए? 9 यूनिट्स की। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहता है वो? जितनी यूनिट्स का रेवेन्यू उतनी यूनिट्स का जो ऊपर आपने इनकम लिखी है सिर्फ उसी की कॉस्ट आनी है इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन मसला हुआ है, ऊपर 9 यूनिट्स बिकी हैं, इधर मैं कितनी लिख के बैठा हुआ? 12 यूनिट्स की कॉस्ट। तो मैं क्या करूँ ऐसा कि 9 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाए? क्या करूँ बताएं, सोचें थोड़ा सा। क्या लग रहा है? क्या करूँ? खान साहब आपको क्या लग रहा है? क्या करूँ? मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। खान साहब मैं चाहता हूँ कि 9 यूनिट्स की सेल्स हैं तो कॉस्ट भी कितनी यूनिट्स की आए? लेकिन जो अभी तक मैंने लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस, सर इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है और कुछ सेल रिटर्न भी है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोच लो। सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न्स नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या करूं? वो क्लोजिंग जो स्टॉक है उसका क्या करूं? सर उसको माइनस क्यों करें? सर वो साल क्या करने बचेगा तो ये कल फिर ओपनिंग स्टॉक बच जाएगा। चलो ठीक है, फेयर इनफ। उत्तर आप बताओ क्या करूं क्लोजिंग स्टॉक का? सर उसमें से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे क्यों? सर 9 पे लेके आ जाऊंगा। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चलना चाहिए? यूनिट्स की सेल्स कितनी यूनिट्स की हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कितनी यूनिट्स पे लानी है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट है।
कि जितनी यूनिट्स का ऊपर रेवेन्यू उतनी यूनिट्स की कॉस्ट। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 12 यूनिट्स का पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कितनी यूनिट्स माइनस करनी पड़ेंगी, 3, और वही स्टॉक है जो बिका नहीं है। सर 12 यूनिट्स थी ना मेरे पास बेचने के लिए, मैंने बेची कितनी है, कितनी बच गई, 3। क्या ये बात हमें लग रही है? तो इसका मतलब ये है कि बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने क्या करनी है, लिखना ना भी, 1 मिनट वेट करना। क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या करना है, माइनस। यहाँ तक सारे साथ हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों 3 यूनिट्स मैंने माइनस करनी है। कितने की यूनिट्स हैं, 10 रुपये की एक है ना, लें दी। तो इसका मतलब ये है कि 30 इधर से मैंने माइनस करना। यहाँ तक हम साथ हैं? इसमें कोई टेंशन तो नहीं है? पक्का, गुड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ तक हम साथ हैं? इसमें कोई टेंशन तो नहीं है? क्या फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ तक हम साथ हैं? इसमें कोई टेंशन तो नहीं है? अब खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। खान साहब ने कहा था सर सेल्स तो आपने लिख दी, सेल्स तो, ये फॉर्मूला समझा चुका हूँ ना मैं, सेल्स तो आपने लिख दी, ठीक है, सेल्स लिख दी आपने, ठीक है, लिख दी सेल्स। सेल्स रिटर्न्स भी तो हो सकती हैं। परचेजेस तो आपने लिख दी, परचेज रिटर्न्स भी तो हो सकती हैं। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, तो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये जो सेल्स होती है ना बच्चों, ये नेट होती हैं। क्या होती हैं? नेट होने का मतलब क्या है कि जो साल में सेल्स हुई हैं और जो सेल्स रिटर्न्स हो गई हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये नेट सेल्स। अब यही काम मैं किधर भी करूँगा, जल्दी बताएं जल्दी। ये परचेजेस भी क्या होती हैं, नेट परचेजेस का मतलब क्या है, ज़रा जल्दी से बताएं। परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ओ भाई, जो परचेज मैं रिटर्न कर चुका हूँ वो एक्चुअली परचेज है ही नहीं। मैंने परचेजेस की थी, मुझे लगा यार ये थोड़ी सी वापस कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि नेट करके लेनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे परचेजेस में से परचेज रिटर्न्स क्या कर देनी चाहिए, माइनस। यहाँ तक साथ हैं हम? इसी तरह सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स क्या कर देनी चाहिए, माइनस। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे 1-2 एक्सपेंसेस और आ सकते हैं, लेकिन मैं उनमें अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बात समझ लगी? इसमें कोई टेंशन तो नहीं है? यहाँ तक हम साथ हैं? कोई परेशानी? गुड। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, अगर आप और करो। एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसका नाम है कैरेज इनवर्ड। शाबाश। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेजेस जो आपने यूनिट्स की हैं उनको प्रेमिसेस तक लाने की कॉस्ट। वर्ड पे और करो, कैरेज कॉस्ट। किसी चीज़ को कैरी करवाया है, ट्रक वाले को पैसे दिए हैं हमने, सही है, रिक्शे वाले को पैसे दिए हैं, रिक्शे के थ्रू लेके आए हैं, खूता रेडी वाले को पैसे दिए हैं। ये बात समझ लगी? तो आप उनको थोड़े से पैसे दे रहे हो। यहाँ तक हम साथ हैं? इसमें तो कोई टेंशन नहीं है? गुड। अगली बात ज़रा समझनी है। तो ये भी परचेजेस की कॉस्ट का पार्ट बनती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये ले, यहाँ तक हम साथ हैं? कोई हल्की सी परेशानी है ना तो ज़रा हाथ रेस करो और बोलना शुरू करो। ये अमाउंट आएगी इधर। जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे ना तो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस का वर्ड यूज़ होता है तब जब उसमें से कोई चीज़ लेस होना बाकी हो। अभी और कई एक्सपेंसेस हैं जो माइनस होना बाकी हैं। तो सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है। ये इतने अकाउंट को ना, यहाँ तक के अकाउंट को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल नहीं रहे? ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं ना, यहाँ से ये समझ आती है उन्होंने ट्रेडिंग कितनी अच्छी की है। कितने का खरीदा ये, और कितने का बेचा ये, कितने का खरीदा कितने का बेचा, तो ये समझ आती है ट्रेडिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है? रेवेन्यू से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक। क्या हम यहाँ तक साथ हैं? बोलो दोबारा, ये ओके है? पक्का करें। अब मेरे बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्लीज पूछें। अभी तक क्या हुआ है? इनकम आई है, एक्सपेंस आया। किस चीज़ की इनकम आई है? मेन जो आपका बिजनेस है उधर से आप क्या कमा रहे हैं, क्या इनकम आई है। उसी चीज़ की इनकम को जनरेट करने के लिए क्या एक्सपेंसेस आए हैं, ये ले। और ये स्टोरी समझ लगी है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाली। आप परेशान लग रहे हैं मुझे? हाँ पक्का? ओके जी। और किसी भाई की बहन की को मसले? खान साहब? सर इसमें
इसमें वेजेस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, इसमें वेजेस आएंगी या नहीं आएंगी? सर अगर हम प्रोडक्शन बिजनेसेस पे चले जाएं ना, कौन से बिजनेस पे चले जाएं? प्रोडक्शन वाले बिजनेसेस पे चले जाएं, तो यहाँ पे मटेरियल परचेज आ जाएगा, ये मटेरियल परचेज शो करेगा। फिर उसको चीज़ को बनाने में लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, जिसके लिए भाई कह रहे हैं वेजेस। फिर यहाँ पे लेबर एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, ये बात समझ लगी? फिर ओवरहेड्स भी आ जाएंगे, जिस बिल्डिंग में आप बना रहे हैं उसका रेंट भी आ जाएगा, जिस बिल्डिंग में आप बना रहे हैं उसका रेंट, उसके बिजली का बिल भी आ जाएगा। लेकिन मेरा मसला प्रोडक्शन बिजनेस है नहीं, इसलिए मैं प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं लिख रहा इधर। ठीक हो गया जी? कोई टेंशन तो नहीं खान साहब? ओके जी, और किसी को क्वेश्चन? दान खान आगे बढ़े? ओके जी। अब मेरे भाई क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? इनकम स्टेटमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? कहां से शुरू होती है इनकम स्टेटमेंट? रेवेन्यू से। उसके बाद लेस क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक ही बात है। डन। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, क्या आ जाता है आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं पूछूं कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप क्या कहेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर कोई कैरेज इनवर्ड होता है वो भी परचेजेस में ऐड होगा। सर सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न कहाँ आएंगी सर? जी सर, ये जो सेल्स हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स हुई है, नेट आएंगी। इसी तरह ये जो परचेजेस हैं ये भी क्या आएंगी? नेट आएंगी। यहाँ तक हम साथ हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ से माइनस करो? मैचिंग कॉन्सेप्ट। और वो क्या कहता है? जितने यूनिट्स के ऊपर रेवेन्यू है उतने यूनिट्स के कॉस्ट ऑफ सेल। क्या ये बात क्लियर है? जो आपने इनकम लिखी है उसी इनकम के को जनरेट करने में जो एक्सपेंसेस लगे हैं वो लेने हैं आप। यहाँ तक हम साथ हैं? बोलो दोबारा, ये ओके है? आगे बढ़ें? गुड। आगे मेरे बच्चों क्या करना है हम लोगों ने? आगे अगर कोई बिजनेस में और इनकम आई है, अगर कोई बिजनेस में और इनकम आई है तो उसे हम कहते हैं अदर इनकम। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो मेन बिजनेस से आता है उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। जो इधर उधर से एक्स्ट्रा आ गए हैं उसको हम अदर इनकम बोलेंगे। सो ये कॉलेज है, इस कॉलेज का मेन काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। तो जो भी आएगा वो रेवेन्यू में। बाटा सर्विस का मेन काम है जूतों को बेच के कमाना, तो वहाँ पे जूते जितने की भी बेचे हैं, जितने की उनकी सेल्स हुई हैं, इधर आ जाएंगी। डन है? लेकिन बाटा और सर्विस के पास ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा यार बैंक में रखवा देते हैं, और बैंक में रखवा के उन्होंने उससे क्या कमा लिया? इंटरेस्ट। क्या कमा लिया? इंटरेस्ट कमाना शुरू कर दिया। अब क्या बाटा और सर्विस का मेन काम ये है कि वो बैंक में पैसे रखवा के इंटरेस्ट कमाएं, या मेन काम नहीं है उनका? ये मेन काम क्या है उनका? जूते बेचना। तो ये जूते बेचने से इनकम नहीं आ रही, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे थोड़े बैंक में रखवा के, क्या खा लिया उसके ऊपर? इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो क्या बनेगी? अदर इनकम। क्या ये बात क्लियर है? जो इंटरेस्ट इनकम है वो क्या बनेगी? अदर इनकम। यहाँ तक हम साथ हैं? चलें जल्दी से बताएं, इंटरेस्ट इनकम क्या बनेगी? अदर इनकम। ये पहली इंटरेस्ट इनकम जो है वो ये इधर आ गई। इसी तरह जब आप कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं ना, किसी भी कंपनी के, तो वहाँ से आप लोगों को क्या मिलते हैं? डिविडेंड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डिविडेंड्स। क्या मिलते हैं? तो वो जो डिविडेंड इनकम है वो भी इधर आ जाएगी, डिविडेंड इनकम। ये लें जी, ये भी आ जाएगी। कभी कभार आपके पास जो प्रॉपर्टी थी वो सरप्लस थी, यानी आपको नहीं चाहिए थी, आपने कहा रेंट आउट कर दो। कभी कभार आपने क्या कर दिया? रेंट पे दे दी, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेंटल इनकम। क्या ये बात क्लियर है? बोलो दोबारा, ये ओके? यहाँ तक हम साथ हैं? तो ये जी, ये इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इस इधर उधर से जो इनकम आ गई है एक्स्ट्रा, तो मेरे भाई जो मेन काम नहीं है वहाँ से जो आया, ये बात क्लियर है? तो ये आप लोगों के पास इनकम आ गई, अदर इनकम, इसका टोटल आप इधर ले आएंगे। सर मैं अगर इधर लिखना चाहूँ, इधर लिख लें यार, एक ही कॉलम में सारा कुछ लिख लें, कोई मसला नहीं। यहाँ तक हम साथ हैं? ओके। अब मुझे बताएं क्या करूँ? सर जिस तरह आपने अदर इनकम ऐड की है, मुझे बताएं अदर इनकम ऐड क्यों की है? क्योंकि ये क्रेडिट है। ये इनकम भी क्या है? क्रेडिट है। तो मैं क्रेडिट की चीज को पॉजिटिव लिख रहा हूं। ये भी क्या है? ये भी। प्रॉफिट भी क्या है? तो क्रेडिट क्रेडिट पॉजिटिव नजर आ रहा है हर जगह। यहां तक हम साथ हैं? कोई टेंशन तो नहीं है? अब मुझे बताएं मैंने क्या माइनस करना है इसमें से?
अदर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो नाम देना है इनको दे दो। अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नॉर्मली हम अदर एक्सपेंसेस ही कहते हैं। अब मुझे बताएं कौन कौन से अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक लिस्ट हमें पता हो। डन है जी सर। अब मैं एक्सपेंसेस ओपन कर दिए हैं। अगर आप थ्रू आउट गौर करो ना तो अभी तक आया दो ही चीजें रही हैं, इनकम एक्सपेंस, इनकम फिर एक्सपेंस। लेकिन अब हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाना शुरू हो गए। डन। अब मुझे बताएं फिर अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, बताएं। पहला, बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है जिसमें ये बिजनेस कर रहे हैं हम, तो रेंट एक्सपेंस आ जाएगा। बड़ा मजेदार काम है। ऊपर सर रेंट इनकम भी लिखी हुई है आपने, वो है कि अगर आप किसी को रेंट पे दें, वो क्या है, अगर आप किसी को रेंट पे दो, क्या है वो, अगर आप किसी को रेंट पे दो, आपकी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी तो आप रेंट कमाएंगे, आपकी रेंटल इनकम है। डन। लेकिन अगर मैं बिल्डिंग रेंट लेके बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैंने एक शॉप ली है और मैं किराने की दुकान बना के बैठ गया हूं, तो शॉप का रेंट जाता है, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है। ये बात समझ लगी? बोलो दोबारा, ये ओके है? गुड। रेंट एक्सपेंस के बाद जी सर, आपने को बंदा रखा हुआ है तो उसको क्या देंगे आप लोग, सैलरी एक्सपेंस। क्या देंगे, सैलरी एक्सपेंस। चले यहां तक साथ है? अब मैं यहां पे आ रहा हूं, ऑब्वियसली इसी के नीचे आप लिखते जाएंगे, आप इसी के नीचे लिखेंगे, मैं इधर आ रहा हूं। इज दैट ओके? अब मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या एक्सपेंस आ रहा है। जी सर, बिल्कुल ठीक है यार, ये इसी के नीचे आ रहे हैं, ठीक है जी। अदर एक्सपेंसेस ही चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। मैं चाह रहा हूं यार मुझे आप लिस्ट बनवाते जाएं, क्या आ रही है बताएं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आगे सोचो। आप बोले बच्चे, स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है जी, ये लें। अब मैं काम की बात बताने लगा हूं, बता दूं, बड़े हो गए हो या नहीं? सर इसमें कैरेज आउटपुट आई है? जी सर, वो भी आएगा, लेकिन स्टेशनरी एक्सपेंस पे बात कर लें पहले थोड़ी सी। पक्का? गुड। स्टेशनरी क्या है सर? ये स्टेशनरी है, मार्कर्स, ये बात क्लियर है। ऑफिस का काम कर रहे हैं आप, कॉपीज आपको चाहिए, डायरीज चाहिए, ऐसा ही है, पेन्स चाहिए, तो ये जितनी भी काम, पेन, कॉपी, पेंसिल, जितनी भी मंगवा रहे हैं आप, ये सारी क्या है आपकी, स्टेशनरी। यहाँ तक सारे साथ हैं? पक्का? ओके। अब मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अब इसको ज़रा पल्ले बांध लेना, ठीक है? ओके। मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ एक्सपेंस किसे कहते हैं। एक्सपेंस ये समझाने लगा हूँ मैं। डन? क्या समझाने लगा हूँ? ठीक हो गया? गुड। मेरे भाइयों, मैंने क्या किया, मैंने एक सिगरेट खरीदी 10 रुपए की। क्या खरीद ली? क्या खरीदी? क्या खरीदी? कितने रुपए की? बताएं कितना एक्सपेंस हो गया? 10 रुपए का एक्सपेंस हो गया। ऐसे ही है। मैंने, मेरा दोस्त आया रोज़े के बाद, ऑब्वियसली खुलने के बाद मेरा दोस्त आया, तो मैंने बाहर से ना 2 एप्पल जूस मंगवाए, नेस्ले वाले। ये बात क्लियर है? 50-50 का आया होगा। तो मुझे बताएं, 2 मंगवाए हैं, कितना एक्सपेंस हो गया? 100 का एक्सपेंस हो गया। समझ लग रही है तुम लोगों को? अच्छा, जिस बिल्डिंग में हम ये काम कर रहे हैं, ये रेंट पे, इस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं, ये रेंट पे है, तो एक माह का रेंट है 50,000, तो ये 50,000 क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। यहाँ तक साथ है? पक्का? यही लग रहा है ना आप लोगों को? तो ये जितनी आपकी माइंड में एक्सपेंस को लेके बातें हैं, सारी गलत हैं। ये जब मैंने कहा मैंने सिगरेट खरीदी है, ये एक्सपेंस नहीं है। मैंने कहा मैंने 2 जूस मंगवाए हैं, एक्सपेंस नहीं है। मैंने कहा इस बिल्डिंग का रेंट 50,000 है, आपने कहा एक्सपेंस है, एक्सपेंस नहीं है। आप लोगों को एक्सपेंस की सही डेफिनेशन नहीं पता। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं भाई। तो मेरे भाइयों, एक्सपेंस ये नहीं होता। अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन ही रहती है हमें। यहाँ तक साथ हैं? तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक्सपेंस को समझा दूँ कि हम किस तरह सोचा करेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है। एक बात जो आप लोगों को पता है,
मुझे बताएं, मैंने एक प्लांट खरीदा, प्लांट मशीनरी खरीदी, गाड़ी खरीदी जिसकी लाइफ 5 साल है, और वो मैंने खरीदी है 20 लाख की। मुझे बताएं ये एक्सपेंस है या नहीं है? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एसेट समझ आ जाता है, ये बात क्लियर है? तो पहले वाली एग्जांपल्स में क्या था? अब मुझे बताएं कि इसको आप एसेट क्यों कह रहे हैं? 2 एप्पल जूस आते हैं, आप उसको एक्सपेंस कहते हैं, सिगरेट आती है, आप उसको एक्सपेंस कहते हैं, रेंट को आप क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लांट पे जब 20 लाख लगा है, इसको आप एसेट क्यों कह रहे हैं? फ्यूचर कैश फ्लो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, फ्यूचर बेनिफिट्स, आपको क्या लग रहा है? फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। चले, इसका मतलब ये है कि आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं ये बात, आपको पता है ये बात कि फ्यूचर का अगर कोई बेनिफिट है ना तो वो एसेट होता है, एक्सपेंस नहीं होता। तो बिल्कुल यही बात है, फ्यूचर के बेनिफिट्स एसेट्स होते हैं, एसेट्स। फ्यूचर के बेनिफिट्स क्या होते हैं? एसेट्स। फ्यूचर के बेनिफिट्स, अगर मुझे कोई चीज फ्यूचर में बेनिफिट देगी तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, क्या है? एसेट। यहां तक साथ है? इसमें तो कोई टेंशन नहीं है पुत्र, तो पक्का? ओके जी, अब जरा और करना, मैं प्रॉपर डेफिनेशन देने लगा हूं एक्सपेंस की। अगर फ्यूचर का बेनिफिट मिलना है अभी किसी चीज से, फ्यूचर का बेनिफिट मिलना है अगर किसी चीज से, तो वो एसेट है। डन है? yes, अब जैसे जैसे ये बेनिफिट्स आप कंज्यूम करते जाएंगे, जितना कंज्यूम करते जाएंगे, जितना पोर्शन कंज्यूम्ड पोर्शन होता है ना, उसको कहते हैं एक्सपेंस। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। अब जरा दोबारा वापस आते हैं, जब मैंने सिगरेट बाय की, क्या मैंने कहा कि मैंने सिगरेट लगा ली है, उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया है? ये बात क्लियर है? कंफर्म? कितने लोग सही हैं इस क्लास में? मतलब कितने लोग हैं सिगरेट पीते हैं? हल्का सा हाथ रेज कर दो। ठीक है, एक ही बंदा सच्चा है, पीते 2 और भी हैं। यहाँ तक साथ हैं? सर जब आप सिगरेट लेते हैं ना, तो सिगरेट अभी आपका एक्सपेंस नहीं है, इससे आपने बेनिफिट लेना है। अब लोग सोच रहे होंगे सिगरेट का क्या बेनिफिट है भाई, ये भाई बैठे हैं उनसे पूछो, उनका समझ लगी, उनको सोचने में हेल्प करती है ये। घंटे बाद तो उनका दिमाग ही बंद होना शुरू हो जाता है सिगरेट के बगैर। ये बात क्लियर है? तो सर उसका फ़ायदा ये है कि एक निकोटीन लेवल आपको, एक कंजम्पशन आपको, या एक निकोटीन प्रोवाइड करती है। सर जब सिगरेट आपने बाई की, आप इसको एसेट कहेंगे, एक्सपेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तक ये कंज्यूम नहीं हुई। यहाँ तक साथ हैं? अब ये भाई जो सिगरेट पीते हैं इतनी छोटी उम्र में, ये चोरी पीते होंगे घर वालों से, चोरी पीते हो घर वालों से? अब्बा जी को कोई टेंशन नहीं है, अम्मा को भी नहीं टेंशन है? अच्छा, तो अब थोड़ी देर के लिए ज्यूम करते हैं अब्बा जी से डरता भी है। ये बात क्लियर है? भाई ने बता दी मैं नहीं डरता। डन? अब थोड़ी देर के लिए ज्यूम करते हैं, तो इस भाई ने क्या किया, 10 रुपए की सिगरेट ली। ये बात क्लियर है? कंफर्म? ये उदास था एक दिन, तो इसने कहा 10 रुपए की सिगरेट लेता हूँ, धुएं में अपने गम उड़ाऊंगा। सही, मेजॉरिटी लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ तक साथ हैं? तो इसने सिगरेट ली 10 रुपए की। मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है, 10 रुपए की सिगरेट एक्सपेंस है या एसेट है? एसेट है। यहाँ तक हम साथ हैं? क्या है? एसेट है। पक्के हैं? ये चला गया घर, इसने कहा ये वॉशरूम में जाके पीता हूँ। वॉशरूम में इसने सिगरेट लगाई, अब्बा जी की आवाज़ें आना शुरू की, ओए किधर है तू? ये बात क्लियर है? क्या आवाज़ आई? किधर है तू? इसने सिगरेट को देखा, इसने कहा एक कश तो बनता है, लगा लिया। अब इसने एक कश लगा लिया। अब अज्यूम करते हैं कि एक सिगरेट में 10 कश होते हैं। ये बात क्लियर है? कंफर्म? कंफर्म? कितने कश होते हैं? यानी आप उसको ऐसे करके 10 दफ़ा कर सकते हैं। डन है? अब एक कश वो ले चुका है, अब बाबा जी की आवाज़ आ गई, इसने जल्दी से बुझाई, संभाल के रखी वॉशरूम में और बाहर आ गया। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि कितने की सिगरेट खरीदी थी? जब तक इसने कंज्यूम नहीं की थी, हमने उसे क्या बनाया? ये समझ आ गई आप लोगों को? क्या बनाया? एसेट बनाया। ये समझ आ रही है? क्या बनाया? एसेट बनाया। लेकिन जैसे ही उसने एक कश लगा लिया, तो मुझे बताएं टोटल कश कितने मिल सकते हैं? उसका फ़ायदा ये है कि आप उसे सिगरेट को पी सकते हैं, तो उसके 10 कश लगा सकते हैं। उसने कितने कश लगा लिए हैं? अब मेरे भाई एक कश वो कंज्यूम कर चुका है, एक कश का फ़ायदा उठा चुका है, तो अभी उसका एक्सपेंस कितना है? 1। क्या ये बात क्लियर है? बोलूँ दोबारा, ये ओके है? एक्सपेंस कितना हुआ है? 1 रुपये का। यहाँ तक साथ हैं? कंफर्म? अब्बा जी ने जो काम कहा था इसने काम किया, इसने कहा लो जी वापस दोबारा वॉशरूम। ये बात क्लियर? अब इसने क्या किया, दोबारा सिगरेट लगाई, 2 कश और पी लिए। कितना एक्सपेंस? और एसेट कितने का है? 10 रुपये का था, 3 रुपये कंज्यूम कर गया, वो बन गया एक्सपेंस। वो इधर आना है,
अगर मैं इसी स्टेज पे कहूं कि बनाओ इसकी बैलेंस शीट, ये बात क्लियर? सपोज करो हमारे पास रिमोट है, हम रोक सकते हैं इस पूरी दुनिया को, ये बात क्लियर है? जिधर जो है उधर रुक जाता है, तो हमने इसको रोक दिया और दुनिया रुकी पड़ी। अब हमें कहा जा रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए। मुझे बताएं इधर मैं सिगरेट का एक्सपेंस कितना लेके आऊँगा? 3 रुपये। और बाकी 7 रुपये की सिगरेट पता किधर जाएगी? एसेट्स में। और एसेट्स किधर जाते हैं? कल पढ़ा था बैलेंस शीट में। क्या ये बात समझ लग रही है आप लोगों को? पक्का समझ आ रही है? इसमें टेंशन तो नहीं है? अगली मज़े की बात है, ये बात क्लियर है? फिर अब्बा जी ने आवाज़ दे दी, कंफर्म? इसने जल्दी से सिगरेट बुझाई, उसी आप जेब में डाली, इसने कहा आज बाहर जाके पीऊँगा। अब्बा जी आज कोई मूड में नहीं है कि मेरे गम धुएँ में उड़ने दें आज, डन? तो इसने जेब में डाल ली। ये बात अब्बा जी ने को काम कुम का बाहर निकलने लगा था, मैंने कहा पुत्र कपड़े धोने हैं, ज़रा चल कपड़े उतार। इसको भूल गया कि सिगरेट है कपड़ों में, ये बात क्लियर है? तो इसने क्या किया, इसने कपड़े उतार के ऑब्वियसली चेंज किए होंगे और भी को पहने होंगे, तो इसने कपड़े चेंज करके बाहर निकल के अम्मा ने कपड़े धो दिए, सिगरेट भी धो गए। अब मुझे बताएं वो जो 7 कश बचे पड़े थे वो कंज्यूम हुए हैं या एक्सपायर हुए हैं? उसका बेनिफिट ले पाया या ज़ाया हुए हैं? तो एक्सपेंस 2 तरह का होता है, एक एसेट जो कंज्यूम होता जा रहा है वो भी एक्सपेंस है, और अगर एसेट कंज्यूम ना हो पाए, ज़ाया हो जाए, वो भी क्या होता है? अब आप जैसे ही वो धुले ना तो आपको समझ लगी कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात समझ लगी? तो इसने 7 रुपये का क्या बुक कर लेना? एक्सपेंस। क्या बात समझ लगी है? अब ज़रा गौर करो, चलो बताएं 10 रुपये की सिगरेट खरीदी, एक्सपेंस है या नहीं है? नहीं है। क्या है? एसेट है। गुड, शाबाश। एप्पल के 2 जूस मंगवाए हैं, पिए नहीं है, एसेट है। क्या ये बात क्लियर है? अब आ जाओ बिल्डिंग के रेंट पे। बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग का पूरे मंथ का रेंट देते हैं 50,000, 30,000 कर लो। अगर 30,000 एक माह का रेंट है तो एक दिन का कितना है? सर 30,000 आप देते हैं, 30,000 रेंट आप देते हैं 30 दिनों का, तो यार एक दिन का कितना हुआ? 1,000 हुआ। ये तो समझ आ रही है ना? पक्का? ओके, 1,000 रेंट है मेरे भाई। ये एक्सपेंस कब होगा? जब एक दिन गुजरेगा ना तो सिर्फ 1,000 का एक्सपेंस हुआ है। अभी मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली, अभी यूज नहीं करना शुरू की, अभी एक्सपेंस नहीं है, अभी एक्सपेंस नहीं है। अच्छा एक दिन यूज कर लिया है, बताएं एक्सपेंस कितना? 1,000 का। 2 दिन यूज कर लिए 2,000 का। 4 दिन यूज किए 50। ये 30,000 एक्सपेंस कब बनेगा? आखिरी दिन, जब 30 दिन गुजर चुके होंगे। सर बेनिफिट्स कंज्यूम करना किसी चीज का जरूरी है, या तो कंज्यूम कर लो या फिर वो सिगरेट धुल जाए जिस तरह, या ज़ाया हो जाए। मसलन आप लोग ताला लगा के रेंट पे चीज़ ली है, लेकिन ताला लगा के पिकनिक पे निकल गए हैं, आप टूर पे निकल गए हैं। अब आप यूज़ करें या ना करें, अब उसका बेनिफिट क्या होता जा रहा है? एक्सपायर होता जा रहा है। आप ज़ाया करते जा रहे हैं, करते जाए, ज़ाया एक्सपेंस है। तो बेनिफिट्स जब तक कंज्यूम या एक्सपायर नहीं होते तब तक एक्सपेंस नहीं होते, तब तक एसेट होता है। क्या ये बात क्लियर है? इतनी बात समझ लगी? एसेट होता है नहीं होता ये अलग डिबेट है, लेकिन एक्सपेंस कब होता है? जब क्या करेंगे? कंज्यूम। इतनी बात समझ लगी? अच्छा अगली बात, जरा ये वाली बात इधर मैंने अप्लाई भी की थी जो तुम लोगों को समझ ही नहीं आई। अगर आप थोड़ी देर के लिए इधर आए तो ये मैंने यहां पे अप्लाई की है, इधर देखें जरा और करना। मेरे पास 4 यूनिट्स पड़ी हुई हैं, तो ये जो 4 यूनिट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं इनका बेनिफिट मैंने ले लिया या लेना है? लेना है, ये एसेट है। 10 यूनिट्स मैंने और खरीदी, 10 यूनिट्स और खरीदी, मुझे बताएं बेनिफिट लेना है या ले लिया है? लेना है। कैरेज इनवर्ट सपोज करें 0 है, यहां तक सारे साथ हैं। मैं इनमें से 14 यूनिट्स है ना मेरे पास, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, अभी मेरा एक्सपेंस नहीं है। मैंने क्या किया, इसमें से 12 बेच दी। मुझे बताएं मैंने कंज्यूम कितनी की, कितने का फायदा उठा लिया? फायदा ये था कि मैं बेच सकता हूं, मैंने बेच दी 12, तो मेरे भाई कितने का फायदा उठाया? 12 का एक्सपेंस है। बाकी जो 2 बच गई हैं वो क्या है? एसेट है। इसका मतलब पता क्या है, मैं यहां से 2 यूनिट्स माइनस करके किधर लेके जाता हूं पता है आपको? यहां से माइनस करके मैं पता क्या कहता हूं, यार तू मेरा एसेट है, तू मेरा, मैं तुझे इधर से निकाल के किधर लेके जा रहा हूं, तू एक्सपेंस नहीं है। क्या प्रोसेस हमें लग रहा है? तो अगर आप और करो तो ये 2 यूनिट्स कंज्यूम नहीं हुई, इसके बेनिफिट्स नहीं उठाए, तो ये एक्सपेंस नहीं है। समझ लग रही है? पक्का? तो मेरे भाई यहां पे आएगी 12 यूनिट्स की कॉस्ट। ये 12 यूनिट्स के आपने फायदा उठाया, फायदा ये था कि आपने बेची हैं, तो ये लें 12 यूनिट्स का सेल्स, 12 यूनिट्स की कॉस्ट।
तो अगर आप गौर करो तो मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था जो एक्सपेंस का सही कॉन्सेप्ट है, और ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। इसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि एक्सपेंसेस तब बुक करो जब इनकर हो जाएं। एक्सपेंसेस कब बुक करने होते हैं? पेमेंट डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक्सपेंसेस इनकर होने का मतलब समझाया मैंने कि जब बेनिफिट्स कंज्यूम हो जाए या जाया हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? बोलो दोबारा, ये ओके है? कंफर्म है? थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? सर इतनी डिटेल में मैं क्यों आप मुझे परेशान लग रहे हैं भाई? नहीं समझ आ रही तुम्हें? शक्ल ही ऐसी है, परेशान मतलब। यहां तक सारे साथ हैं? अब मेरे भाई करना क्या है? 12 यूनिट्स यहां तक साथ हैं? सर ये अचानक ही मुझे स्टेशनरी पे क्यों याद आया? सर स्टेशनरी के साथ भी ऐसा ही होता है। मैं क्या कर रहा हूँ जी, अब ये कॉलेज ने मार्कर्स अच्छे खासे मंगवाए होंगे, अब मार्कर्स आ गए, पैसे लग गए जी, 20,000 के मार्कर आए जी। बताएं एक्सपेंस है या एसेट है? एसेट है, क्योंकि अभी कंज्यूम नहीं हुआ है। इस मंथ के एंड पे देखा तो 12,000 के कंज्यूम हो गए हैं, 12,000 के, और 8,000 के अभी भी पड़े हुए हैं। मुझे बताएं यहां पे क्या लाएंगे आप? स्टेशनरी एक्सपेंस 12,000। समझ लग रही है? समझ लग रही है? क्या बात है यार। ओपनिंग स्टेशनरी, ये देखना जरा यहां पे ना, छोटे सी कहानी में फिट करने लगा हूं। सेम कहानी, अगर साल के शुरू में को ओपनिंग स्टेशनरी पड़ी हुई है तो आप वो ले लेंगे। ये पैसों में लेनी है, यूनिट्स में मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा था। हम सारी फाइनेंशियल्स रुपीज में बना रहे हैं। कितने रुपीज की आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी? क्या ये बात क्लियर है? कंफर्म है? तो ओपनिंग स्टेशनरी प्लस परचेजेस क्या परचेजेस यार? स्टेशनरी परचेजेस, परचेजेस फॉर स्टेशनरी। जितनी स्टेशनरी के लिए परचेजेस की हैं आप लोगों ने, आगे बोलें जरा जल्दी से बताएं आगे। माइनस क्लोजिंग स्टेशनरी, इसको हम कहते हैं। इसके लिए अगर मैंने एक वर्ड यूज करना होता ना, लोग कहेंगे सर ये क्या पंगे में डाल दिया आपने हमें, तो यहां पे मुझे लिखना चाहिए था कंज्यूम्ड स्टेशनरी। क्या? तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंज्यूम स्टेशनरी एक्सपेंस, जो यानी कंज्यूम कर ली है, कंज्यूम स्टेशनरी एक्सपेंस। याद रह जाएगी बात? सर ये एनपीओज में जाके आना ही है, कहीं अजीब सा क्वेश्चन होगा वहां पे, ये वाली पंगे खुल जाएंगे। आप कहेंगे सर ये क्या है सर, कितना याद करें? तो भाई ये बेसिक्स हैं, और ये मैं तो पहले दूसरे दिन ही बता रहा हूं आप लोगों को, कल ही हमने पढ़ना शुरू किया। तो ये बेसिक्स हैं। अगर आपको ये वाली बातें आती होंगी ना, तो आपको लगेगा जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते रहेंगे आप कहेंगे यार उन्हीं बातों को बार बार रगड़ी जा रहा है हमारा एग्जामिनर। अब एग्जामिनर और बच्चों में फर्क भी यही है। एग्जामिनर को लगता है ये तो बेसिक बात है, ये तो पता होनी चाहिए। बच्चा कहता है यार मुझे कैसे पता चलेगी? ये बात हमें लगी है। तो थॉट प्रोसेस डेवलप करना है कि भाई क्या होता है। क्या ये बात क्लियर है? चलें बताएं फिर। रेंट, अब जरा और करना। मैंने साल का रेंट एडवांस में दे दिया, डन है। लेकिन इस साल जो जिस साल की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, जो मेरा रिपोर्टिंग ईयर है, जो मेरा अकाउंटिंग ईयर है, इसमें सिर्फ 6 माह मैंने बिल्डिंग यूज की है। उन 12 माह के एडवांस रेंट में से सिर्फ 6 माह कंज्यूम हुए हैं। मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा रेंट एक्सपेंस आएगा? 6 माह का आएगा, पूरे 12 माह का नहीं आ सकता। रिसेंटली उसने क्वेश्चन बनाया है, उसने कहा जी 11 माह हुए हैं बिजनेस शुरू हुए हुए, और रेंट दे के बैठा हुआ था साल का। तो लोगों के होते माइंड में था साल ही चल रहा है। भाई चल क्या रहे थे? अभी तक कितनी देर यूज हुई है बिल्डिंग? तो 11 माह का एक्सपेंस आएगा। कंजम्पशन, कंज्यूम्ड बेनिफिट्स, क्या समझ लग रही है? तो ये सारी की सारी स्टोरी हैं जो नॉर्मली हमें पता ही नहीं होती, और ये बातें पहले दिन की पता होनी चाहिए। आगे चल के जब भी मैं कोई बात इस तरह की करूंगा, आप कहेंगे सर अच्छा इधर ला रहे हैं एक्सपेंस, प्रूव करें कि ये कंज्यूम्ड पोर्शन है। आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, या फिर आप ढूंढेंगे कि कंज्यूम्ड है, या फिर कंज्यूम्ड होगा, या क्या हो जाएगा? बगैर वो सिगरेट है धुल जाएगी, कि बगैर कंज्यूम किए उसका नुकसान जिसे हम कह सकते हैं, एक्सपायर हो गई, धुल गई, उसका किसी भी वजह से फायदा नहीं उठा पाए हम, या तो वो होगा। आप कहीं पे भी देखेंगे ना, ये दो बातें आपको कॉमन मिल ही जाएंगी, और यहाँ पे एक्सपेंस तभी आएंगे। क्या बात समझ लग रही है आप लोगों को? यहाँ तक हम साथ हैं? जी मेरा भाई बोलो। सर ये जो इनकम है, अदर इनकम, तो इसमें भी तो रिसीव्ड इनकम होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ने कहा सर आप एक्सपेंसेस ही खिली जा रहे हैं, सर इनकम पे भी बात कर दें फिर। यानी वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस उसे समझ आ गए हैं, लेकिन इनकम पे भी बात करें फिर। सर चलें, मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में समझाता हूं, आपके क्वेश्चन को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? ये हम फॉर्मेट बना लें, फिर मैं इनकम के ऊपर भी समझाता हूं। मैं पूरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन दूंगा, फिर उसको एप्लीकेशन समझेंगे हम।
डन है। और ये बात हर जगह पे क्या होनी है अप्लाई, हर स्टैंडर्ड में अप्लाई होनी है। मसलन मैं आप लोगों को अब देखो रेफरेंसेस दे रहा हूं, अब ये बातें आगे चल के पढ़नी है, लेकिन आप दूसरे दिन डिस्कस करने की पोजीशन में है। कैसे, जरा बात समझें मेरे बच्चों। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि यार एक IAS 23 पढ़ाना है मैंने, आगे चल के क्या पढ़ाना है, IAS 23, वो बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट को का स्टैंडर्ड है। वहां पे मैं जाके आप लोगों को कहूंगा यार ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जो फ्यूचर में फायदा दे सकता है हमें, मुझे बताएं आप क्या बनाएंगे इसे। एक ऐसा एक इंटरेस्ट एक्सपेंस जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा हमें, मुझे बताएं आप क्या बनाएंगे, एक्सपेंस बनाएंगे, एसेट बनाएंगे। फ्यूचर में बेनिफिट देगा तो क्या बनना चाहिए। और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में मैं कहूंगा यार फ्यूचर में कोई फायदा नहीं होना इसका, अब मुझे बताएं इसको किधर लेके जाएंगे, एक्सपेंस में। सर ये बात हर जगह पे अप्लाई होनी है। हमारा मसला ये है कि हम सोचते तो है ही नहीं, वह जल्दी जल्दी रगड़ रुगड़ के निकल जाते हैं कि टॉपिक हो गया, टॉपिक हो गया। सोचना है हमने, हम ये जो पहला टाइम हम लगा रहे हैं कुछ दिन, इसमें हम लोग अपनी सेंस डेवलप करेंगे कि भाई अकाउंटिंग में सोचते कैसे हैं। और टॉपिक्स बढ़ते नहीं जाएंगे, आपको लगेगा यार वही बातें बार बार हो रही हैं, वही बातें, मैं तो उन्हीं बातों को पक्का कर रहा हूँ बस। यहाँ तक हम साथ हैं भाई। इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई चीज़ आएगी तो वो जेन्युइन एक्सपेंस होनी चाहिए या सिर्फ पेमेंट्स ही नजर आनी चाहिए, जेन्युइन एक्सपेंस। इन द सेम वे जेन्युइन इनकम होनी चाहिए या जो रिसीव हुए हैं वो होने चाहिए जेन्युइन इनकम। अब इनकम के ऊपर मैंने अभी ज़्यादा बात की नहीं है, मैं एक्सपेंसेस पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस वही जो पोर्शन कंज्यूम हो चुके हैं या ज़ाया हो चुके हैं, याद रह जाएगी बात। ओके, अब 2-4 एक्सपेंसेस और लिख के, 5-6 एक्सपेंसेस लिख के फिर आगे बढ़ते हैं। ज़रा आगे स्टेशनरी एक्सपेंस के अलावा एक्सपेंस बताएं। सॉरी, कैरेज आउटवर्ड। सपोज करें जी कि आप ना चीज़ें जो बेचते हैं ना, आप वो किसी रिक्शे वाला भी आपके साथ ही, आप रिक्शे वाले को पैसे खुद ही देते हैं कि यार छोड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेज आउटवर्ड। जी बिल्कुल ठीक है। कैरेज आउटवर्ड का मतलब है चीजें बाहर भेज रहे हैं आप, बाहर आप भेज रहे हैं, आउटवर्ड जा रही हैं, उसके ऊपर कैरेज कॉस्ट है, तो बिल्कुल ठीक है कैरेज आउटवर्ड। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड इधर है, कैरेज इनवर्ड इधर है, परचेजेस के साथ होती है वो, ठीक है जी। ओके जी, आगे बताएं, बोलो बोलो बोलो। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लिख लूं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यहां तक साथ हैं आप, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और बताएं जी, जल्दी जल्दी बताते जाएं, कोई भी। जी बिल्कुल ठीक है, डेप्रिसिएशन आते हैं अभी इस पे। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस क्या है, सिगरेट धुल गई है, इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, एबनॉर्मल लॉस। ये बात समझ लगी। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है जो होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों हो गया है। यहां तक साथ हैं? ओके, और जी बताएं 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 बताएं। रेंट आ गया, सैलरी एक्सपेंस आ गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया, टेलीफोन एक्सपेंस भी कर लें, टेलीफोन एक्सपेंसेस ये लें। और बताएं, टेलीफोन एक्सपेंसेस आगे बताएं। हाँ, खत्म हो गए तुम लोगों के एक्सपेंसेस, चले काफी हैं। अब आ जाओ यार बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पता है ना, एक एसेट जब नॉन करेंट एसेट खरीदते हैं तो उसको एसेट बनाते हैं। एसेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि अभी उसका फायदा मिलना है, लेकिन जैसे जैसे फायदा लेते जाते हैं तो उसका जो कंज्यूम पोर्शन होता है वो एक्सपेंस बन रहा है। यही होती है ना डेप्रिसिएशन। हमने बड़ी डिटेल में पढ़नी है यार, IAS 16 हमारा सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट वीक हम 16 पे होंगे, उससे अगले वीक भी 16 पे होंगे, और उससे अगले वीक हम उसकी प्रैक्टिस में होंगे। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है कंफर्म, तो डेप्रिसिएशन को मैं उधर ही बात करूंगा। ये बात क्लियर है? अच्छा जी, आगे मेरे भाइयों ज़रा जल्दी से बताएं। हाँ जल्दी से। बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स लें सर, ये भी इधर आएंगे, ये लें सर। काफ़ी एक्सपेंसेस हैं जी इतने, यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है। ये रिसीवेबल जो पैसे डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, जो पैसे हमें नहीं मिलते, ये वो हैं। यहाँ तक हम साथ हैं। अब मुझे बताएं ज़रा, टोटल कर लें इनके सारे सबके, यहाँ से टोटल करना शुरू करेंगे, इन सब का टोटल करके आउटर कॉलम में ले आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ज़रा जल्दी से बताएं। एक्सपेंसेस आ जाएंगे टोटल। चले बताएं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें अदर इनकम क्या करनी है, ऐड
और अदर एक्सपेंसेस क्या करने हैं, माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। मुझे बताएं ये नेट प्रॉफिट को कौन आवाज़ें लगा रहा है, कौन इसके लिए गाने गा रहा है, चेंजेस इन इक्विटी। वो क्या क्या कह रही है, हाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा, तू आजा। यहाँ तक सारे साथ हैं, चलें। लेकिन सर ये फॉर्मेट है, अब क्योंकि काफ़ी देर होगी मुझे पढ़ाते हुए, तो मैं चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि मैं दोबारा फॉर्मेट पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना अभी तक हमें पता है हम इसकी प्रैक्टिस में चले जाएं। यहाँ तक सारे साथ हैं, कंफर्म है। लें जी, अब एक छोटी सी आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट की ज़्यादा चीज़ें होंगी, इनकम स्टेटमेंट की ज़्यादा चीज़ें होंगी, लेकिन बैलेंस शीट बिल्कुल बेसिक होगी। बैलेंस शीट में क्या जाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी। यहाँ तक साथ हैं। तो अब मैं एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना के इतना समझाऊंगा, फिर उसके बाद बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स पे जाएंगे। यहाँ तक हम सारे साथ हैं, बोलो दोबारा, ये ओके है, कोई टेंशन, गुड। रेज कर दूँ ये, पक्का, कंफर्म है। चलें आगे। इनकम का बैलेंस क्या होता है, थैंक यू। एक्सपेंसेस का रेज कर दूं, कंफर्म है, पक्का, गुड। पिक्चर लेके ग्रुप में भेजूं, कल भेजी थी ग्रुप में सर, वो अलाउ ही नहीं। तो मैंने कहा था मुझे भेजो, मुझे भेजी थी ग्रुप में, मैं हूं ना, तो मुझे भेज देना, उसमें देखना एडवांस में, जल्दी। आ गई है, सही है। चलो अब आ जाओ यार बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं। परेशान तो हमने करना ही नहीं ना आप लोगों को। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर वाली बन रही होगी, लेकिन बैलेंस शीट वही बेसिक्स वाली बन रही होगी जब तक उसको ओपन कर नहीं लेते। चेंजेस इन इक्विटी पे कब बात करेंगे सर, पूरा टॉपिक है सर, उस पर तो पूरा हफ्ता बात करेंगे हम एक एक आइटम को सीखने के लिए। अभी हमारा मसला क्या है जी, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे हम, सही है। चलें, नोट कर रहे हैं ना आप लोग साथ साथ, गुड है। तो क्या बात हो रही है, ज़रा जल्दी से बताएं। ट्रायल बैलेंस, इसमें मैं एक एंट्री भी सिखाऊंगा, ज़रा साथ साथ रहना मेरे। डन है, करें स्टार्ट, गुड। सर ट्रायल बैलेंस में एक साइड कौन सी होती है, डेबिट, और दूसरी कौन सी होती है, और सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रुपीज़ में, ठीक है जी। ये ले, सारी की सारी वैल्यूज़ किस में, रुपीज़ में, हमारे लेवल पे रुपीज़ ही होंगे। अब आ जाए यार बच्चों, सबसे पहले है ना, देखते जाना अब जरा हो क्या रहा है तुम लोगों के साथ। सेल्स किस साइड पे लिखूं, क्रेडिट साइड पे, कैसे पता चला, इनकम है, डन। तो आप लोगों ने यहां पे लिख दी, कितनी अमाउंट थी जी, अमाउंट थोड़ी रखते हैं ज़रा ताकि टेंशन कम हो, 2000। क्रेडिट साइड पे क्यों आया, पता चल रहा है, इनकम है, थैंक यू सर। एसेट्स, क्या बात हो रही है, किस साइड पे रखूं, डेबिट साइड पे, 5000। सर एसेट्स में डिटेल में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने डिटेल पढ़ा ही नहीं है भाई, मेरा फोकस ही क्या है, इनकम स्टेटमेंट में मसला ना आए अभी थोड़ी देर के लिए। यहां तक सारे साथ हैं सर। लायबिलिटीज सर किस साइड पे, सर इनकी डिटेल, इसमें लोन क्यों नहीं लिख रहे आप, पेएबल्स क्यों नहीं लिख रहे, भाई मेरा मसला ही नहीं है अभी, बैलेंस शीट अभी मेरा मसला नहीं है, इसलिए मैं टोटल में लिख रहा हूँ। आपको मसला तो नहीं है टोटल में लिखने से। लायबिलिटी कितनी है, कोई वैल्यू दे दो, 1000, चलो जी 1000, डन सर। स्टार्ट करें आगे मेरे बच्चों। टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, क्या जी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यहां तक हम साथ हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने हैं जी, चलो जी भाई की सुन लेते हैं, आज तक इसकी किसी ने नहीं सुनी, हम सुन लेते हैं इसकी, 200 जी। आगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 500 कर दें, जिस तरह के हालात हुए ऐसा ही है क्या। आगे जी रेंट
एक्सपेंस, अच्छा खाली रेंट लिखा हुआ है। अब ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी तमीज़ भी सिखाएं। रेंट लिखा हुआ है खाली, और मज़े की बात पता क्या है, इस साइड पे लिखा हुआ है 300 और इस साइड पे लिखा हुआ है 200। कोई बताएगा क्या मतलब है इसका? एक्सपेंस है और एक क्रेडिट साइड पे क्या ये इनकम। क्या बात है यार खान साहब, क्या बात है, कैसे यहां तक साथ है? तो ये रेंट डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो क्या है? क्रेडिट साइड पे। इसको इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, इसको एक्सपेंस की तरह। डन है यार, क्या बात है। आगे सर, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री बताएं किधर जानी है ओपनिंग इन्वेंट्री? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। डन है? कितनी है? 600। परचेजेस, जो इस साल परचेजेस की हैं, अब यहां पे भी बड़ी मजेदार काम होने लगा है। परचेजेस में ना यहां पे आ रहा था 1000, कितना आ रहा है? यहां पे 1000 आ रहा है और यहां पे आ रहा है 100। ये परचेज रिटर्न है, नेट करना पड़ेगा। शाबाश, गुड। समझ लग रही है तुम लोगों को? अब कोई बच्चा सोचेगा सर परचेजेस के बैलेंसेस दो जगह पे, सर ये क्या हो रहा है सर? सर समझदार बच्चा नहीं सोचेगा। समझदार बच्चा कहेगा परचेजेस ये होंगी, एक्सपेंसेस हैं, ऐसा ही है, और ये जो है ये साइड पे परचेज रिटर्न होंगी। वैसे उसको लैला से लिख देना चाहिए था, और भाई नहीं लिखता हमारा एग्जामिनर। डन है? गुड। फिर सर आगे बढ़े तो जी सर, नहीं आगे बढ़े, कोई और चीज़? इक्विटी, बस बहुत हो गया। इक्विटी क्या है जी? किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। इक्विटी का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 3000। कितना आ रहा है? डिविडेंड, कंपनीज में जो डिविडेंड होता है वो सोल ट्रेडर्स में पार्टनरशिप या पार्टनरशिप्स में ड्राइंग्स होती हैं, पता है? बताया था। अच्छा जी, ये ड्राइंग्स हम साथ हैं? पक्का? डिविडेंड्स या ड्राइंग किस साइड पे? डेबिट पे, क्रेडिट पे? डेबिट पे, पक्का? चले, कितनी? 100 काफी है? कम है? आने दे यार, थैंक यू। पक्का? देखें तो ट्रायल बैलेंस है या नहीं है? एक बंदा डेबिट साइड, लड़कियों डेबिट साइड, लड़कों क्रेडिट साइड। कितनी? 6000। ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड कितनी होनी चाहिए? इक्वल होते हैं जी ट्रायल बैलेंस। 7,600। डेबिट साइड कितनी है? 7,600। 7600। कितने का फर्क है दोनों में? ठीक है, इसको हम कहते हैं फर्दर कैपिटल है। कोई मसले वाली बात तो नहीं है? क्या है जरा जल्दी से बताएं। 1300 था ना, अब इक्वल है। ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए? इक्वल, क्योंकि डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है बच्चों, अब है ठीक? ओके, देख लो। अब मैं कैलकुलेशन तो सीधी नहीं ना कराने आया तुम लोगों को, ठुड्डे ही मारूंगा तुम लोगों को। तो फिर इसको 1400 कर दूं? पक्का? ये इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल ना होते तो मेरा बैलेंस इधर इक्वल नहीं आना था। डन है? अब मैंने कहा था कि मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताता जाऊंगा, कहा था? चलें, बड़ी मेहरबानी। ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस को जब हम पोस्ट करते हैं ना, तो पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इनका सिंगल इफेक्ट होता है। यानी कोई भी चीज जो ट्रायल बैलेंस में पड़ी हुई है दो जगह नहीं जा सकती, किसी एक जगह जानी है। किसी को वजह पता है इसकी? कोई भाई बहन?
क्योंकि बैलेंस है, ओके ठीक है। और मसलन ये जो एसेट है इसकी आप डबल एंट्री नहीं बनाएंगे 5000 की, बस उठाएंगे एक जगह चला जाएगा, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कहीं पे भी जाएगा एक जगह, सिंगल इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस में जो चीजें भी आती हैं ना उनकी पहले ही डबल एंट्रीज हो चुकी होती हैं। प्रोसेस क्या होता है, जब एक ट्रांजैक्शन होती है तो डे बुक्स में चली जाती है, डे बुक्स में जाती है, उसके बाद क्या होता है, डे बुक्स के टोटल्स के साथ या इंडिविजुअल बैलेंसेस के साथ डबल एंट्री बनती है। जब डबल एंट्री बन गई तो एक डेबिट क्रिएट हो गया और एक क्या हो गया, तो वो डेबिट किसी अकाउंट में चला गया, क्रेडिट भी चला गया, फिर वो अकाउंट को बैलेंस किया आपने और ये वाले अकाउंट को भी बैलेंस किया और ट्रायल बैलेंस में ला के लिख दी। तो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनकी डबल एंट्रीज ऑलरेडी पास हुई हुई हैं, तो दोबारा पास करने की ज़रूरत है। तो सिंगल इफेक्ट है। सिंगल इफेक्ट का मतलब किसी एक जगह ले जाओ बस खत्म। लेकिन जो चीज़ें मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट में बताने लगा हूँ उनकी डबल एंट्री होगी, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स में है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है। ट्रायल बैलेंस में ना होने का मतलब है कि भाई डबल एंट्री बनानी पड़ेगी। और आज जो पहली डबल एंट्री मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस में, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री। तो एडजस्टमेंट 1 है कि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस कितना लाना है यार, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस कितना बैलेंस है यार क्लोजिंग स्टॉक का, इज रुपीज, बताएं कोई एक स्टॉक का बैलेंस दे दें, 500 लिख लूं, चलो जी ये इंफॉर्मेशन है। अब मुझे बताएं इसकी क्या होगी, इसकी डबल एंट्री होगी। क्या ये दो बातें याद रह जाएंगी, पक्का? उससे वाली सरकार ठीक है, गलत तो नहीं पढ़ा रहा, आगे चले, कंफर्म, गुड। ओपनिंग स्टॉक बैलेंस इज ₹500, डन है, कंफर्म है, कंफर्म है। चले बताएं, ट्रायल बैलेंस की चीजें बड़ी क्लियर हैं, क्लैरिटी है कि भाई हम सिर्फ एक ही जगह जाएंगे, ठीक है। और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो डबल एंट्री हैं। आप इसको समझो कि ये लोग हैं शरीफ शादीशुदा लोग जो ऑफिस से सीधे किधर जाते हैं, घर, इधर उधर नहीं हो सकते, ध्यान है। और ये कौन है, ये आप लोग, समझ लगी, दिल ही नहीं भरता तुम लोगों का, कभी इधर कभी उधर, ये बात समझ लगी। तो एडजस्टमेंट्स क्या है, करैक्टर ढीला, सही है, इनका दिल होगा वह हर जगह ही जाएं, लेकिन जाएंगे दो जगह, डबल एंट्री बनेगी, डन है। और दूसरी तरफ ट्रायल बैलेंस शरीफ लोग, सिंगल इफेक्ट, एक ही जगह जाएंगे और बस चुप करके बैठ जाएंगे, डन है, याद रह जाएगी बात। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक की जो डबल एंट्री है ना वो मैंने आपको समझा दी थी, ये बात क्लियर है। अब मैं बताई नहीं थी, मैंने समझा दी थी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे समझाई थी मैंने, डन है। चलें, अब अभी मैं पास नहीं करूंगा डबल एंट्री, बल्कि मैं पास कर देता हूं, बाद में समझा देता हूं। बताइए कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री किसी को याद है? डबल एंट्री होगी, अच्छा पहले ये बताएं जो क्लोजिंग स्टॉक है, मैं समझाता हूं साथ साथ, क्लोजिंग स्टॉक बिक चुका है या नहीं बिका, कंज्यूम्ड पोर्शन है या अनकंज्यूम्ड? अनकंज्यूम चीज एसेट होती है, एक्सपेंस। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट। और आज मैंने एसेट को रिकॉर्ड करना, एसेट को रिकॉर्ड करना है अगर मैंने, तो एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए एसेट का बैलेंस क्या क्रिएट करना पड़ता है? तो सर आंसर है एसेट का बैलेंस होता ही डेबिट है। सर क्या हो गया आपको, क्या कौन सा बैलेंस है, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा, मुझे बताया मैंने कैसे प्रूव किया ये एसेट है? जिसका फायदा नहीं उठाया वो क्या होता है? एसेट। क्या ये बात क्लियर है? जिसका फायदा वो क्या है? एसेट। जिसका फायदा नहीं उठाया वो क्या है? एसेट्स। जिसका फायदा नहीं उठाया वो क्या है? एसेट्स। जिसका फायदा नहीं उठाया वो क्या है? जिसका फायदा नहीं उठाया, जिसका फायदा नहीं उठाया। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो मैं नहीं बेच पाया, बेच देता तो फायदा उठ गया था, उठा लिया था फायदा, के चलो बिक गया जी, पैसे आ गए, डन। तो अगर मैं फायदा नहीं उठा पाया तो ये मेरा एसेट है, अगले साल लूंगा फायदा। तो जिस चीज का फ्यूचर में फायदा मिलना वो एसेट है, तो मैं इसको एज ए एसेट रिकॉर्ड करना चाहता हूं। बताएं क्या डबल एंट्री बनाऊं? डबल एंट्री होगी, डेबिट किसे करेंगे आप लोग जरा जल्दी से बताएं?
इन्वेंट्री। कुछ लोग ना साथ में क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग वर्ड लगा लेते हैं, तो मैं भी लगा लेता हूँ, हमें कौन सा मना है। ये ले क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी अमाउंट यार बोलें 500। क्या ये बात क्लियर है? समझ आ रही है? कंफर्म है? बोर तो नहीं हो रहे? कंफर्म? अगर कोई बोर हो रहा है तो प्लीज़ बताएं। कैमरा ऑन है, स्टेज है, आप 2-4 ठुमके लगा सकते हैं, मैं भी खुश, आप लोग भी खुश, जो बोरियत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ कोई है? नहीं भाई शर्मा ही जा रहा है। यहाँ तक साथ हैं? आगे बढ़े? चलो बताओ यार, डेबिट इन्वेंट्री हो गया, चले बताएं क्रेडिट किसे करेंगे? ये बड़ी मज़ेदार बात है। तो अभी थोड़ी देर पहले ना आप लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा था कॉस्ट ऑफ सेल का। ओपनिंग इन्वेंट्री उसमें ले जाते हैं आप, परचेजेस ले जाते हैं, फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं? लेस। अब ज़रा गौर करना, मेरी बात पे गौर करना है अब ज़रा। कॉस्ट ऑफ सेल एक एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है? एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंस है ना। डन। अब उस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर रहे हैं। मुझे पता है एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? तो मैं उसको कम करना चाहता हूं। क्या ये बात क्लियर है? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में आप पता क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में आप कह रहे हैं ओ भाई तू एसेट है, तू किधर चला गया? कॉस्ट ऑफ सेल से आप निकालते हैं और किधर छोड़ के आ जाते हैं? बैलेंस शीट में। अब कॉस्ट ऑफ सेल से निकालने की एंट्री क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। ये लें, ये डबल एंट्री है। सेल्स क्रेडिट क्यों नहीं दिया? अच्छा क्वेश्चन है। सेल्स क्रेडिट क्यों नहीं किया? भाई का क्वेश्चन है, सेल्स क्रेडिट क्यों नहीं किया? तो मेरे भाई सेल्स क्रेडिट क्यों नहीं किया? सर सेल्स है, जब बेचेंगे तो बेचिए। सेल्स क्या होती है? इन्वेंट्री बेच दी, क्या ये मैंने बेची है? तो जानी बेची नहीं है तो मैं सेल्स क्यों रिकॉर्ड करूं? पक्का? टेंशन तो नहीं है ना कोई? वो पूछता रहना है तूने। डन है? यहां तक कोई टेंशन? कंफर्म है मेरा भाई? आपने बताया कि जिसका हम बेनिफिट ले रहे थे वो एक्सपेंस आउट हो जाएगी। अगर हम लॉस में गुड्स सेल करेंगे और एसेट का ना यूज करेंगे। भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। 2 मिनट होल्ड कर, ठीक है? आगे बढ़े। क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आ जाए यार जरा, ये डबल एंट्री बना ली, क्लोजिंग स्टॉक की यही डबल एंट्री बना करेगी, अक्सर बनानी पड़ा करेगी। लेकिन सर आपको कहा जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। क्या कहा जा रहा है जरा जल्दी से बताएं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। बनाएं? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन है? गुड। अब मुझे बताएं क्या करना है आप लोगों ने? क्या करना है? स्टार्ट करें? चलें भाई, सबसे पहले क्या करना चाहिए? फॉर्मेट ओपन करने चाहिए। सबसे पहले क्या ओपन कर लिया करेंगे? अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ज्यादा अच्छे वाला बन गया है, बैलेंस शीट और इनकम चेंजेस इन इक्विटी कल वाली है, यही हो रहा है ना। चलें फॉर्मेट बनाते हैं जी। बिजनेस नेम कहीं गिवन है? नाम रखो इसका। XYZ भी को नाम है क्या? नहीं खुशकिस्मत लिमिटेड। सर आतिफ रखते हैं। अच्छा उनकी बुक में ऐसे होता है। अच्छा, कुछ भी नाम रखूं? कुछ भी इंडस्ट्रीज रखते हैं। ये कोई नाम बताओ जिसको देख के बंदा को पढ़ने का दिल करे। क्या है यार? मैं बताता हूँ, शीला लिमिटेड। कुछ तो हो यार, क्या यार? क्या तुम लोग सीए वाले बोर हो यार इतने ज्यादा हैं? पहले जिंदगी तुम लोगों की एग्जामिनर ने परेशान की हुई है, आधी तुम लोगों ने खुद परेशान की हुई है। तो क्या नाम है जी? शीला। शकीला नहीं, शीला। शकीला। इसको अपनी फूफी याद आ रही है। याद हो गई है यार। यहां तक साथ है? चलो अब मेरे भाई क्या करना है जरा समझाएं। शीला लिमिटेड, शीला बदनाम हुई थी या जवान हुई थी? बदनाम मुन्नी हुई थी। शीला लिमिटेड, यहां तक साथ है? आगे जी। स्टेटमेंट ऑफ
कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, 31st December. फॉर द ईयर, अब ईयर भी लिख लें, ईयर एंड है 31 दिसंबर, ठीक है, ईयर 31 दिसंबर 2022 बना रहे हैं, ठीक है जी। चलें ये लें जी, फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, डन। करेंसी साइन बताएं, रुपीज। फॉर्मेट बनाना शुरू करें, सेल्स लेस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल, अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला करना है तुम लोगों ने, चलो मैं अभी यही बोलूंगा फिर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फॉर्मेट बनाओ, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, परचेजेस होती हैं, नेट परचेजेस होती हैं, शाबाश। कैरेज इनवर्ड क्वेश्चन में कहीं नजर आया था, अच्छा लिख सकते हैं, नहीं आया तो जीरो लिख देंगे, शाबाश। कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये देखें क्लोजिंग स्टॉक किसी एक्सपेंस में से माइनस करने का मतलब यही है ना, क्रेडिट हो रहा है वो एक्सपेंस। देखो सिर्फ मैं वही नॉलेज यूज कर रहा हूं जो मैंने सिर्फ एक दिन में पढ़ाई है, अकल करनी है, अकल समझना है, टॉपिक की अकाउंटिंग है क्या, एंजॉय करोगे, अदरवाइज लगे रहो। यहां तक साथ हैं? अब मुझे बताएं बाद में क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब अदर इनकम के नीचे भी जगह छोड़ लें यहां पे, अब मुझे नहीं पता कौन कौन सी अदर इनकम क्वेश्चन में हुआ करेगी, तो अदर इनकम लिख के ना जगह छोड़ लेंगे, ज़्यादा नहीं 3-4 ही बस। और अदर एक्सपेंसेस लिख के भी क्या किया करेंगे, जगह छोड़ लिया करेंगे, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा छोड़ लिया करना, अभी को 5 छोड़ लो लेकिन बाद में ज़्यादा आया करेंगे। लें ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया मैंने, देखें। लें अब मुझे बताएं क्या करना है मैंने, जी सर बताएं। चेंजेस इन इक्विटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या हो गया है Opening. बताएं क्या लिखूं, Opening of ये फूफी का नाम नहीं लिखना, what's it called, sir? शीला लिमिटेड डन। आगे क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ Changes in the स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फॉर द year 31st. ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। चले बताएं फॉर्मेट क्या था। अच्छा इस फॉर्मेट को ना अभी हमने ओपन नहीं किया, करेंगे, डन है, टॉपिक है हमारा, ये तो टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं। जी सर बताएं, सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी, फिर प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कोई एक चीज आ जाएगी, नेट प्रॉफिट लॉस इधर से, ऐसा ही है, यहां से इनकम स्टेटमेंट से, डन है, ओके। अब मुझे बताएं ड्राइंग्स माइनस या डिविडेंड्स, और एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल ऐड, ये ले सर, ये बड़ा हेल्प करेगा आपको जब मैं चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट बनाऊंगा, तो आप देखेंगे वहां पे फर्दर कैपिटल की मैं एंट्री सिखाऊंगा, आप इधर आएंगी, ये डिविडेंड्स की एंट्रीज इधर आएंगी, तो ये बड़ा हेल्प करने वाला है आप लोगों को। इजी ना लेना इसे, मसला है उधर भी हमने ड्राइंग्स लिखी हैं, इधर भी ड्राइंग्स लिख रहे हैं। जानी, ये क्वेश्चन है, क्या है ये, एक्सपेंसेस में नहीं लिखेंगे ये ड्राइंग्स। ये क्या है आंसर, तो जो उधर आएगा इधर तो आएगा ना, नहीं वो तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले तो ये बताना, पहले जो क्वेश्चन पूछा था कवर ना मार उसको, जी आएगा। वो क्वेश्चन है, ये आंसर है, जो जो उधर लिखा हुआ इधर आना है ना कहीं ना कहीं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग्स इधर क्या करने आई हैं, डन, यही क्वेश्चन है। मुझे बता, चेंजेस इन इक्विटी ऑनर के साथ होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, या इनकम स्टेटमेंट ऑनर के साथ ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं उसको रिकॉर्ड करती है, के साथ चेंजेस इन इक्विटी। तो ड्राइंग्स किसने ली हैं, लेकिन सर एक्सपेंसेस हैं तो इधर भी तो आएंगे। क्या बात है जानी, जानी किसने कहा एक्सपेंसेस, क्या बिजनेस ने कंज्यूम किया है ये जो पैसा है, बिजनेस की एक्सपेंसेस नहीं होंगे। जानी मुझे आंसर दे दें एक दफ़ा, आपने एक बात पे अटक गए हैं, एक्सपेंस नहीं होगा, एक्सपेंस नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि समझ लेते हैं ना। अभी मैंने एक्सपेंस समझाया कि जो कंज्यूम पोर्शन है या जो एक्सपायर्ड पोर्शन है वो क्या बनेंगे, एक्सपेंसेस। मुझे बताओ, ये जो ड्राइंग्स में पैसे लेके गया होगा ऑनर,
जो ड्राइंग्स पैसे, जो पैसा ऑनर निकलवा लेता है उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। बिजनेस ने कंज्यूम किया है इसे? नहीं किया। कौन लेके जा रहा है? ऑनर। तो उसका कैपिटल कम करने की जरूरत है ना हमें। तो ड्राइंग्स बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं? ड्राइंग्स बिजनेस का एक्सपेंस है? ड्राइंग्स बिजनेस का एक्सपेंस है? ड्राइंग्स बिजनेस का एक्सपेंस है क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जिसे बिजनेस फ़ायदा उठा रहा है। ये ऑनर का कैपिटल वापस जा रहा है। उसने कैपिटल दिया तो मैंने ऐड किया, वापस ले रहा है तो मैंने माइनस किया। तो ड्राइंग्स बिजनेस का एक्सपेंस है? ड्राइंग्स बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, पक्का? गुड। और कोई जी उधर क्वेश्चन है कोई? आगे बढ़े? गुड। अब मुझे बताएं फर्दर कैपिटल के बाद इधर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। लें जी। इसके बाद क्या आएगा? बताएं 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 क्या आएगा? हाँ, शीला लिमिटेड। आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज एट होता है ये, इसमें हमेशा क्लोजिंग बैलेंस आते हैं एज एट ईयर एंड पे। एज एट ईयर एंड ended 31st दिसंबर 2022। चलो बताएं इसमें क्या क्या आता है। एक साइड पे एसेट्स आ जाएंगे, एसेट्स है, ठीक है। दूसरी साइड पे इक्विटी और लायबिलिटीज। सर यही होता है सर। और ये रुपीस के साइन, ये ले सर फॉर्मेट्स ओपन किए हैं। मेरे बच्चों को अगर कोई हल्की सी भी परेशानी है ना तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं देखना चाहता, प्लीज समझाएं। आप देखें मैंने पूरे फॉर्मेट्स नहीं पढ़ाए, मैंने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ाया, मैं उसकी प्रैक्टिस पे आ गया। मुझे क्लैरिटी चाहिए। ये बात समझ लगी? किसी भी टॉपिक पे जाके उस टॉपिक को के पंगे में पढ़ेंगे, बेसिक्स के पंगे में तो नहीं ना पढ़ सकते। यहां तक हम साथ हैं, पक्का? चलें अब मुझे बताएं, स्टार्ट करें क्वेश्चन? पक्का? चलें जल्दी से बताएं जरा क्या करूं। ट्रायल बैलेंस से शुरू करते हैं, पहली चीज से। आप मुझे बताएंगे किधर लेके जाऊं, ठीक है? वन बाय वन। सेल्स इनकम स्टेटमेंट में ले जाऊं? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? तो आप भी मेरे साथ साथ लेके जाएं। 2000। सर इनर कॉलम आउटर जिधर दिल करे लिख लो यार, वैसे आउटर कॉलम में लिखते हैं यूजली हम 2000। डन? कितना आ रहा है जी? 2000। यहां तक हम साथ हैं? ओके। आगे सेल्स के बाद एसेट्स हैं। एसेट किधर जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट में। यही है जी। ले जाऊं? एसेट्स के आगे लिख दूं? कल हम लोग इसको भी ओपन कर देंगे, इसमें भी कई एसेट्स आ जाएंगे। कल वाले क्वेश्चंस मैं खुद बना के लाऊंगा प्रिंटेड फॉर्म में। ये बात समझ लगी? क्योंकि क्वेश्चन अब बड़े होना शुरू हो गए। आगे बढ़े? चले बताएं एसेट्स कितने हैं? 5000। ये ले। ओके, आगे बढ़े? आगे मेरे बच्चों लायबिलिटीज 1000। किधर लेके जाऊं? फाइनेंशियल पोजीशन में। थैंक यू। कितनी है? 1000। ओके 1000। मुझे बताइए ये सिर्फ इधर ही रूल लगाने हैं या किसी भी स्टैंडर्ड को पढ़ते वक्त जब आपको पता चलेगा लायबिलिटी है तो तब भी यही लगाना है? तब कहीं पे भी जब मैं कहूंगा ना ये लायबिलिटी, आप कहेंगे सर बैलेंस शीट में लिखने लगा हूं मैं कहूंगा लिखो, बिल्कुल लिखो। लेकिन क्लोजिंग बैलेंसेस या ओपनिंग? क्लोजिंग। बैलेंस शीट में हमेशा कौन से बैलेंसेस जाते हैं? क्लोजिंग। यहां तक हम साथ हैं? आगे टेलीफोन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में ले जाऊं? पक्का? तो यहां पे ले आऊं? ले जी। टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंस कितनी अमाउंट? इनर कॉलम में लिख रहा हूं, फिर टोटल ले जाऊंगा आउटर में, अदरवाइज आउटर में भी लिख सकते हैं, ये कोई लड़ाई नहीं है। डन? कंफर्म? थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस में। कल मैं एक्रूअल और प्री पेमेंट का पंगा डालूंगा इन्हीं में एक्सपेंसेस में। कितनी अमाउंट है यार? 500। हम साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो भी देखिए
हम साथ साथ हैं? देखो जरा आगे जी, रेंट। ये रेंट दो जगह क्यों है? एक इनकम है, एक एक्सपेंस। ये कैसे पता चलता है सर? एक क्रेडिट एंड डेबिट है। जी सर, जो डेबिट साइड पे है वो एक्सपेंस है, तो रेंट एक्सपेंस कितनी अमाउंट है? 300। दूसरी तरफ बताएं, रेंट एक्सपेंस या रेंट इनकम? रेंट इनकम बताएं। 200। ये ले, डन है, कंफर्म। आगे चलें, ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, कितनी है? 600। ये इधर आ गई, डन है। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद परचेजेस भी हैं और परचेज रिटर्न भी हैं, तो नेट ऑफ कर लें, नेट ऑफ कर लें। 1000 परचेजेस डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे 100 है, इसका मतलब ये रिटर्न होगी, तो कितनी अमाउंट है? 900। ये लें, साथ हैं? सर हम इसी कॉलम में परचेज जी बिल्कुल लिख सकते हैं, परचेज इधर लिख दें, नीचे परचेज रिटर्न लिख के माइनस करें, हो सकता है। आपका क्वेश्चन, आपकी मर्जी, इतना पंगा नहीं लेगा आपके साथ एग्जामिनर। यहां तक सारे साथ हैं? ओके। आगे मेरे बच्चों, परचेजेस भी होगी। इक्विटी 3000 का इक्विटी का बैलेंस, बोलो सारे, सारे बोलो पुत्र। इक्विटी, इक्विटी दो दफा बोलो। ये तो इंपॉर्टेंट था ही नहीं, इक्विटी इधर आनी, ये इंपॉर्टेंट था, पूरा बोलो एक दफा दोबारा। अब आप इक्विटी मिस कर रही हैं, पूरा बोलें। इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जाएगी, एक दफा दोबारा। मैं आइंदा नहीं भूलूंगी, बोलो। ये भी दो दफा बोलना था, शाबाश पुत्र। यहां तक साथ हैं? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है जी? डिविडेंड्स या ड्राइंग्स 100 है, 100 है। ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है ना यार, यकीन कर, पहली चपेट मारनी थी मैंने आज FAR 1 की। तू अगर कह देता कि हाँ, मैं मूड में था कि मैं आ रहा हूं, और मैंने उसको कहना था रिकॉर्ड भी कर। देखो जुल्म क्या करना था मैंने। सर ड्राइंग्स बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होती, इसको एक्सपेंस कहने वाले को ठुड्डे ही पड़ने चाहिए। डन है? आगे नेक्स्ट क्या है जरा जल्दी से बताएं। फर्दर कैपिटल, वो भी इधर ही आएगा, कंफर्म। ये लें सर, देखो जब वो कैपिटल देता है वो इनकम भी नहीं होती, वो इनकम भी नहीं होती। जब हम आपको फ्रेमवर्क पढ़ाएंगे ना इनकम एक्सपेंसेस की डेफिनेशंस, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इनकम की डेफिनेशन में कि इनकम ठीक है, अर्निंग्स है, लेकिन जो ऑनर की तरफ से आए वो नहीं इनकम। इसी तरह जो ऑनर को देंगे वो एक्सपेंस नहीं है। ये बात क्लियर है? कंफर्म है? गुड। अब आ जाओ जी, खत्म कहानी। अब आप एडजस्टमेंट देख लें, बस एक एंट्री बनाई हुई है आपने, उसकी पोस्टिंग करनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका क्या है? एसेट। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है आपका? एसेट है। तो बताओ क्या करूं फिर? एसेट्स, एसेट्स में ले जाऊं, ये एसेट्स हैं, इधर ही इन्वेंट्री लिख देता हूं एसेट साइड पे। डन है? ये लें, वो इसमें ऐड कर लें, ये अलहदा लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताएं कितनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री? 500। यहां तक हम साथ हैं? आगे बढ़े। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल। क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल इधर की चीज है ना, तो ये यहां से 500 क्या हो जाएगा? माइनस। क्या बात समझ लग रही है? अब मुझे जरा जल्दी से बताएं जरा कि आपके क्या ये आ गया जी, टोटल क्या आ गया, जल्दी से बताएं जी सर। 600 प्लस 900 माइनस 500 कितना आया? 1000 आ रहा है, ये 1000 आ गया सर, मुबारक हो। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। सेल्स 2000 की हैं, कॉस्ट ऑफ सेल 1000 की हैं, ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 1000। ये हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल के इक्वल नहीं आना, बस आ गया अचानक। इसका टोटल कर लें तो मजे की बात यह है कि इसका टोटल है ही कितना? 200। इनके टोटल कर लें, इसका टोटल कितना है? यार देखो जुल्म हो गया ना, क्या हुआ है?
जुल्म, क्या जुल्म हुआ है किसी को पता है? ना करे यार, ऐसे करेगा अब तू मेरे साथ। 1000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 200 की इनकम है, 1000 का एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट आया कितने का? मुझे बताएं इस प्रॉफिट को कौन बुला रहा है? कौन सा गाना गा रही है? गुड यार, मेरे दिल ये पुकारे आजा। क्या गाना है यार? भाई परेशान क्यों हैं आप? बताएं क्या गाना है? आजा। कौन गा रहा है? चेंजेस इन इक्विटी। नहीं, वो उस मोड में नहीं है ना, उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्लास में कैसे हो सकता है। चलो भाई, ये 200 उठाएंगे, इधर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे बताएं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। साल के शुरू में 3000 था, 200 प्रॉफिट आया, ड्राइंग्स 100, 1400, हाँ पक्का पुत्र 4500 ये आ गया। यहां से इसको, इसके लिए कौन गाने गा रहा है? और क्या कह रही है? आजा आजा बोलो खान, मैं हूं प्यार तेरा। इसके लिए ये गाना गा रहे हैं। ये ले जी, ये सिलसिला है, ये उठाएंगे इधर से इधर ले आएंगे, तो कितनी अमाउंट है? 4500। देखें तो यार ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। क्या ये साइड 55 एसेट साइड इक्वल है इक्विटी और लायबिलिटी साइड से? तो आंसर है बिल्कुल इक्वल है सर, 5500 5500। क्या ये बात क्लियर है? ये था ऑनलाइन वालों क्वेश्चन मेरे बच्चों। हम लोग बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये हमें बहुत हेल्प करेगा। एनपीओ का पूरा क्वेश्चन है जो फाइनल अकाउंट्स इस तरह बनाएंगे हम, बड़े बड़े क्वेश्चंस। इन द सेम वे ये जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं इन्वेंट्री की, क्रूअल प्रीपेमेंट्स की, उनको थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज कर रहे हैं FAR 1 के स्टाइल में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।